गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। आई होप योर आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। नाउ मुझे लगता है अराउंड 15 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। सो अभी आप लोगों को प्रिपरेशंस टॉप पे होनी चाहिए। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज, टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एवरी ईयर। इससे क्या होगा, आप लोगों की कॉन्सेप्ट रिवीजन भी साथ ही साथ होती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Monopoly is not considered desirable from the point of view of the society, mainly because the monopolist endeavors to। कहते मोनोपोली क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ायरेबल नहीं है। बिकॉज जो मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या, उनकी हमेशा कोशिश क्या रहती है, अर्न नेट रेवेन्यू ऑन सेल ऑफ ऑल गुड्स इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट, कहते नेट रेवेन्यू उन्होंने अर्न करना है सारी सेल ऑफ गुड्स पे, इवन के उन गुड्स पे भी जहाँ पे नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। earn net revenue on sale of goods in short run as well as long run. Next one is charge different prices for the same product from the different categories of buyers and produce below economic capacity levels when he exhibits satisfaction with nominal profit only। यानी कि इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से भी क्या क्या है, कम प्रोड्यूस करना, जहाँ पे कि वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं। सो मोनोपली कहते हैं नॉट कंसीडर डिज़ायरेबल, हमने सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। सो अगर हम सभी पॉइंट्स को देखें, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, यानी प्रोड्यूस बिलो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल व्हेन ही एग्जिबिट्स सेटिस्फेक्शन विद नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens when the consumer moves away from the origin into a higher indifference curve? Right, कहते कंज्यूमर क्या है, अगर ओरिजिन से एक हायर इंडिफरेंस कर्व में ओरिजिन से मूव हो जाता है। राइट, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक इंडिफरेंस कर्व है, सेकंड, थर्ड ओरिजिन से बाहर ही हो जाता है। सो इसका मतलब क्या है, the consumer reaches a less preferred combination of goods, the consumer reaches a more affordable combination of goods, and the consumer reaches a more preferred combination of goods, and D, none of the above. So when the consumer moves away from the origin into a higher indifference curve, this means that the consumer reaches a more preferred combination of goods। यानी कि कंज्यूमर क्या है, इन कॉम्बिनेशंस के अलावा, जहाँ पे एप्पल्स हैं यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, इन कॉम्बिनेशंस के अलावा उसके पास मोर प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं हमारा जीरो हो जाएगा अगर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होनी चाहिए, जीरो, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। सो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कब होगा, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्लियर? जहां पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी होगी, इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने बता रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। फर्स्ट वन इज द डिमांड फॉर नेसेसरीज इज इनइलास्टिक। जो नेसेसरीज की डिमांड होती है वो क्या होती है, हमारी इनइलास्टिक होती है। डिमांड फॉर लग्जरीज इज इलास्टिक। जो लग्जरीज की डिमांड है वो क्या होती है, हमारी इलास्टिक होती है। इलास्टिक मीन्स कि जैसे जैसे उसके प्राइजेस क्या हैं, बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज लग्जरीज का क्या मतलब है, लग्जरीज का मतलब मीन्स प्राइस हाई, लोगों के स्टैंडर्ड, लोगों की जो सेल्फ परसेप्शन है वो क्या होता है कि जितना लग्जरीज का प्राइस हाई होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। राइट, नेक्स्ट, ए प्रोडक्ट विच हैज सेवरल यूजेस हैज एन इलास्टिक डिमांड। जिस प्रोडक्ट के सेवरल यूजेस होंगे उस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होगी, इलास्टिक होगी। सो डिमांड फॉर नेसेसरीज इज इन इलास्टिक, बिल्कुल करेक्ट।
नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल नेसेसिटीज में आता है हमारा सॉल्ट का प्राइस अगर 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ भी हो जाए तो भी उसकी क्वांटिटी क्या है, उतनी ही हमें परचेज करनी पड़ेगी, राइट। सो डिमांड फॉर लग्जरीज इज इलास्टिक, बिल्कुल करेक्ट। अ प्रोडक्ट विच हैज सेवरल यूजेस हैज एन इलास्टिक डिमांड, ऑल्सो करेक्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल डिमांड लाइन फॉर अ गुड इज, राइट, कि जो नॉर्मल गुड की डिमांड लाइन होती है वो क्या होती है, vertical line, lying line, climbing upwards, or there is a line falling down. So our correct option is normal demand curve is डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, राइट, बिकॉज ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स जैसे जैसे प्राइस हाई होगा हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जैसे जैसे प्राइस हाई होगा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, वैसे वैसे कम होती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements is true? First one is pure profit is the return in excess of opportunity cost. Opportunity cost से जो return excess बचता है वो क्या होता है, हमारा pure profit होता है। Accounting profit is the excess of total revenue over and above the explicit and implicit cost. Accounting profit क्या होता है, total revenue से excess जो भी बचता है over and above उसमें explicit and implicit cost भी include होती है। Profit maximization is the sole objective of the modern firms. Next, profit is maximum when the difference between marginal revenue and marginal cost is maximum. Right? Profit हमारा कब maximum होगा, जहाँ पे marginal revenue and marginal cost का difference क्या होगा, सबसे highest होगा, maximum होगा, right? So हमने बताना है कि इनमें से कौन सी statement क्या है, true है। So pure profit is the return in excess of opportunity cost, बिल्कुल correct. Accounting profit is the excess of total revenue over and above implicit cost, no. Profit maximization is the sole objective of modern firms, no. Profit is maximum when the difference between marginal revenue and marginal cost is maximum, which is also not correct. So our correct option is option A. Next question. Mixed economy means balanced development of agricultural and industrial sector, combined development of rural and urban area, equal division of wealth between rural and urban poor, and coexistence of private and public sector. So mixed economy means coexistence of private and public sector. So correct option is option D. Clear? Moving to next question. MC curve always cuts the AC curve from below. जो कहते हैं MC curve होती है वो हमेशा AC curve को कट करती है बिलो पॉइंट से, बट कहाँ पे कट करती है, ऑन द फॉलिंग पोर्शन ऑफ AC curve, on the rising portion of AC curve, at any point on the AC curve, at the minimum point of the AC curve, right? कि हमने बताना है जो MC curve है AC curve को नीचे से कट करती है, बट किस पॉइंट पे कट करती है, उनके जब AC कर्व के फॉलिंग पोर्शन पे, उसके राइजिंग पोर्शन पे, या किसी भी पॉइंट पे, और या उसके मिनिमम पॉइंट पे। सो जो MC कर्व होती है वो AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। कैसे, जैसे ये है हमारी AC कर्व, जो उसका सबसे मिनिमम पॉइंट होगा वहां से जो MC कर्व है उसको नीचे से कट करेगी, राइट? So MC curve always cuts the AC curve from below at the minimum point of AC curve. Clear? Moving to next question. Comparing the equilibrium position of a buyer with that of a producer in a perfectly competitive market that is found in perfect competition, right? कि यहाँ पे हमने क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है एक बायर की
विद दैट ऑफ प्रोड्यूसर इन परफेक्ट कंपटीशन में। द प्राइस ऑफ अ बायर इज हायर एंड द आउटपुट इज रिलेटिवली हायर देन दैट ऑफ द प्रोड्यूसर, कि जो बायर का प्राइस है वो हमेशा हायर होता है एंड उसका आउटपुट भी हमेशा हायर होता है देन दैट ऑफ प्रोड्यूसर। द प्राइस ऑफ द बायर इज लेस देन दैट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड आउटपुट इज रिलेटिवली हाई, कि जो प्राइस होता है बायर का वो कम होता है प्रोड्यूसर से बट उसका आउटपुट क्या होता है, ज़्यादा होता है। The price of a buyer is less as compared to the producer and output is also relatively less, जहाँ पे कहते हैं बायर का प्राइस एज वेल एज जो आउटपुट है वो दोनों कम होता है। द प्राइस ऑफ द बायर इज हायर देन दैट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड आउटपुट इज ऑल्सो रिलेटिवली लेस, एंड जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, कम होता है। सो अगर हम कंपेयर करें इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ बायर विद दैट ऑफ अ प्रोड्यूसर इन परफेक्ट कंपटीशन, इट इज फाउंड दैट द प्राइस ऑफ ए बायर इज हायर देन दैट ऑफ प्रोड्यूसर, बट उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, कम होता है, राइट उसका आउटपुट क्या होता है, कम होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक नेचर ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट, जो बेसिक नेचर होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वो क्या होती है, इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज, आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फैक्ट्री 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, उसमें उसको 1000 रुपीज़ की एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रही है, तो पर यूनिट उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है, 10 पर यूनिट। बट अगर उसने अपनी जो प्रोडक्शन है वो 200 यूनिट्स कर दी और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट उसको 200 ही पड़ रही है, सॉरी 1000 रुपीज़ ही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो अब उसको क्या है, 5 पर यूनिट क्या है, कॉस्ट इंकर हो रही है। सो दिस मीन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट, की डिक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे आप अपनी आउटपुट को इंक्रीज करोगे, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट वन इज द डिमांड फंक्शन स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑल द वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन डिमांड, राइट। कहते हैं डिमांड फंक्शंस क्या करता है, स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द वेरिएबल्स दैट डिटरमाइन डिमांड। Second, the demand curve is that part of the demand function that expresses the relationship between price charged for a product and the quantity demanded ceteris paribus। कहते हैं डिमांड कर्व जो होती है वो पार्ट है डिमांड फंक्शन का जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बिटवीन प्राइस चेंज फॉर ए प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। Elasticity can be measured in two different ways called point elasticity and arc elasticity। आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं मेजर करता है द एवरेज इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द डिमांड कर्व। कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है, एवरेज इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द डिमांड कर्व। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है डिमांड फंक्शन स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑल वेरिएबल्स, बिल्कुल करेक्ट। द डिमांड कर्व कहते हैं वो फंक्शन कर्व जो है वो पार्ट है डिमांड फंक्शन का जिसमें रिलेशनशिप पता चलता है प्राइस चेंज फॉर ए प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऑल्सो करेक्ट। इलास्टिसिटी कहते हैं टू डिफरेंट वेज से पता की जा सकती, मेजर की जा सकती है, पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी, ऑल्सो करेक्ट। कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेजर्स द एवरेज इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ डिमांड कर्व विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं क्या मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, यानी कि इलास्टिसिटी कहते हैं मेजर, आर्क इलास्टिसिटी हेल्प करता है हमें हाउ मच वन वेरिएबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन अनदर वेरिएबल, की एक वेरिएबल के चेंज होने से अनदर वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है,
राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The branch of economics which focuses on what should be is, what should be का मतलब क्या है? Microeconomics, macroeconomics, normative economics and positive economics. So the branch of economics which focused on what should be is related to normative economics. Next, match the items in list 1 with list 2. हमें दिए हुए हैं names and also match with their formulas. टोटल कॉस्ट को कैसे मेजर करते हैं? टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा कि जितना हमारा टोटल प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय कितनी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है, राइट। सो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा कि कितनी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो ए का क्या हो जाएगा? 4। सो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। एंड एवरेज रेवेन्यू मीन्स, एवरेज रेवेन्यू मीन्स कि जितना हमारा टोटल रेवेन्यू है डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी है। सो बी का आ जाएगा 1। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू मीन्स एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमने बताना है। फर्स्ट वन इज कार्टेल इज एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट अमंग द फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन। कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कार्टेल क्या होता है? एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स होता है बिटवीन फर्म्स। देयर इज अ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली मार्केट, जो एंट्री है फर्म्स की वो फ्री होती है मोनोपोली मार्केट में। देयर इज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस के ऊपर क्या होता है? फुल कंट्रोल होता है। सो इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है। सो कार्टेल क्या है? इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है फर्म्स के बीच में, बिल्कुल करेक्ट। फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली मार्केट, नो। सो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट नहीं है। There is full control over price in perfect competition, which is also incorrect. So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option A. सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे आएगा which of the following statements are incorrect. राइट। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या है? इनकरेक्ट है। बिकॉज कार्टेल क्या है? एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन फर्म्स टू अवॉइड कंपटीशन, राइट। यहाँ पे इनफॉर्मल दिया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। देयर इज फुल फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इन मोनोपोली मार्केट, नो। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An improvement in technology lowers the cost of producing coffee, राइट। कहते टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट से जो कॉफ़ी की कॉस्ट थी वो कम होगी। एट द सेम टाइम द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर कॉफ़ी इंक्रीजेज, उसी टाइम पे कहते हैं कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस क्या है? कॉफ़ी के लिए इंक्रीज होगी। द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल, सो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम प्राइस कॉफ़ी का क्या होगा? राइज, फॉल और स्टे डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव साइजेस ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स remains the same, fall and rise, right? So the equilibrium price of the coffee will बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और उसी पे स्टे भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट। सो मैच द आइटम्स इन लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में गिवन है हमें एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। हमें बताना है उनके मीनिंग से क्या करना है? मैच करना है। फर्स्ट कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होती है
इंक्रीज इन डिमांड क्या होती है एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होती है। सो एक्सपेंशन इन डिमांड की बात करें मींस क्या है, क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, बट क्या है, ऑन द सेम डिमांड कर्व, राइट। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मींस चेंजेस विद, जो डिमांड में आते हैं, चेंजेस बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से, और जो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है बाय अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इन दोनों में चेंजेस होते हैं विदाउट चेंजेस इन प्राइसेस। सो एक्सपेंशन इन डिमांड मीन्स कि प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड कर्व क्या हो रही है हमारी, चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल पहले डिमांड हमारी इतनी थी, बट अगर प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ गई, एंड प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो हमारी डिमांड क्या है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो क्या है, सेम है, बट क्या हो रही है, वो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। दिस इज एक्सपेंशन इन डिमांड। सेम वाइज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स, सॉरी ये होगी हमारी एक्सपेंशन इन डिमांड, क्योंकि हमारी प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, एंड दिस वन इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड ये होगी एक्सपेंशन। एंड इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, कि हमारी डिमांड कर्व क्या है, बढ़ रही है ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स रेदर देन प्राइस, की प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स उनमें चेंजेस होने से। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारी डिमांड कर्व ये थी, बट नेक्स्ट हमारी डिमांड कर्व ये होगी, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। एंड डिक्रीज इन डिमांड मीन्स पहले हम, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड, एंड अगर पहले हमारी डिमांड कर्व ये थी एंड बाद में कम हो रही है, देन दिस इज डिक्रीज इन डिमांड। सो एक्सपेंशन इन डिमांड मीन्स लेफ्ट टू राइट ऑन द सेम डिमांड कर्व, contraction in demand right to left on the same demand curve, and increase in demand means rightward shift of the demand curve, and decrease in demand means leftward shift of the demand curve. So हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व पे जब मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum satisfaction to a discerning consumer meets at a point where, अगर किसी discerning consumer की बात करें जहाँ पे उसको पता है कि उसके लिए जो perfect combination of goods है वो कौन सी है, कहते हैं उसको maximum satisfaction कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे क्या है, जो marginal यूटिलिटी क्या है उसकी प्राइस से मैच करेगी, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज equal to the price of commodities, right? Next question, in the demand and price of given substance, अगर डिमांड एंड प्राइस की बात करें किसी गिवन सब्सटेंस के लिए तो उनमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप एंड नन ऑफ दीज। सो गिफन सब्सटेंस के लिए जो गिफन गुड्स होती हैं उनमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। अगर डिमांड अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, बिजनेस डिसीजन मेकर्स डील विद द कॉम्प्लेक्स रेदर chaotic business conditions of the real world and have to find the way to their destination, that is achieving the goal that they set for themselves, right. Next statement, even without application of economic logic and tools of analysis, business decisions are always rational and real and are not counterproductive.
सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं, कहते जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स हैं वो बहुत सोच समझ के क्या है अपने डिसीजंस लेते हैं, सो दैट कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं, कहते अगर हम इकोनॉमिक लॉजिक एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस नहीं भी लगाएंगे तो भी बिजनेस डिसीजंस क्या होते हैं, हमेशा रैशनल होते हैं एंड रियल होते हैं, एंड ऑल्सो नॉट काउंटर प्रोडक्टिव, कि हमारे गोल्स से मैच ऑलवेज होते ही हैं, उनके अंगेंस्ट नहीं होते। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट while स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। So this is it for today's video. I hope you like the video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching.